हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में आज हम लेक्चर में करने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो समझते हैं ध्यान से। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ओम्स लॉ पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जानने से पहले हमें यहाँ पे फोटो दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फोटो से समझेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने बचपन में 8 या फिर 9 क्लास के अंदर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम सुना ही होगा। सर्किट मतलब एक पाथ होता है जिस रास्ते से करंट फ्लो होता है, और उस पाथ के अंदर बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे उसके अंदर स्विच होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वायर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बैटरी लगा होता है। तो दिस ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंप्लीट पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, जिसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इमेज का जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखें, हियर यहाँ पे जो है बैटरी है। ये क्या है? ये बैटरी है। दिस इज बैटरी। बैटरी जो होता है इसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं। बैटरी के पास एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस के साथ लिखा है, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल जो कि माइनस के साथ लिखा हुआ है। राइट, तो ये बैटरी होता है। बेसिकली बैटरी के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल्स। पॉजिटिव वाले को भैया हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाले को हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल। और जो निगेटिव वाला है ना, इस साइड को हम बोलते हैं इट इज लो पोटेंशियल। यहाँ का जो पोटेंशियल है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ऐसा है, लो है। ठीक है, प्लस वाले के पास हाई पोटेंशियल और माइनस वाले के पास लो पोटेंशियल है। तो बैटरी के पास दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव के पास हाई पोटेंशियल, नेगेटिव के पास लो पोटेंशियल। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो बैटरी की बात हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्विच, दिस इज कॉल्ड स्विच। राइट, ये स्विच है। स्विच जो होता है, एक होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज स्विच। जब स्विच ओपन होगा तो ओपन मतलब स्विच ऑफ हो चुका है, सर्किट इनकम्प्लीट होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के अंदर। लेकिन अगर स्विच को हमेशा, जैसे यहाँ पे देखो, स्विच जो है ये बंद है, क्लोज्ड स्विच है। ठीक है, क्लोज हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्लोज स्विच है, यहाँ पे जो होगा हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज स्विच। यहाँ पे क्लोज स्विच है। राइट, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड स्विच। और यहाँ पे आपके पास बल्ब है, जो हमने क्या बोला, इसको हम जलाना चाहते हैं, तो हमने इसके सर्किट के अंदर लगा रखा है बल्ब। बल्ब को भैया जी हम यहाँ पे केवल बल्ब नहीं लगा सकते हैं, आप फैन भी लगा सकते हो, मोटर भी लगा सकते हो। राइट, कुछ भी लगा सकते हो। तो कुछ भी मतलब हम उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फिजिक्स के अंदर रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब कोई भी चीज जिसको हम सर्किट में यूज करना चाहते हैं। जैसे बल्ब इज ऑल्सो रेजिस्टर, फैन इज ऑल्सो रेजिस्टर, मोटर इज ऑल्सो रेजिस्टर। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी के लिए फिलहाल जानो कि यहाँ पे बल्ब की जगह पे और कुछ भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल बल्ब ही लगता है सर्किट के अंदर। ठीक है, कोई भी रजिस्टर लग सकता है। रजिस्टर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसे हम यूज करना चाहते हैं सर्किट के अंदर। क्लियर है बात? तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, इन तीन चीजों को कनेक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिक वायर। आपको दिख रहा होगा ये जो वायर है ना, इन सभी को आपस में क्या करता है? जोड़ देता है। यहाँ से हमने वायर के थ्रू इनको जोड़ रखा है, ये वायर के थ्रू जोड़ रखा है। तो ये कंप्लीट होता है भैया सर्किट का इमेज। ठीक है, सर्किट का ये कंप्लीट डायग्राम होता है, सिंपल सर्किट, जहाँ पे एक बैटरी होगा, एक स्विच होगा और एक इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, और सारे के सारे एक दूसरे से इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है बात? तो अब हम बात करते हैं बेसिकली बैटरी के बारे में। ये तो समझ में आ गया कि भैया सर्किट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वायर के थ्रू, और इस रास्ते से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ ऑन करेंगे तो करंट का यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया बेसिकली बैटरी के बारे में, थोड़ा सा बैटरी की कहानी जान लेते हैं। तो भैया हमने बोला है कि बैटरी जो होता है ये प्लस वाला होता है लो हाई पोटेंशियल, और माइनस वाला होता है लो पोटेंशियल। अब मान लो कि कहीं पर भी जैसे पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। लेट्स सपोज एक टैंक में पानी इतना लेवल पे है और दूसरा टैंक में पानी इतना लेवल पे है, यानी एक में टैंक का जो पानी है वो हाई लेवल पे है और दूसरे टैंक का जो पानी है वो लो लेवल पे है।
उसमें पानी का लेवल कम है। तो मैं आपसे पूछूं कि पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, अगर मैं भी से एक पाइप से ज्वाइन कर दूं दोनों टैंक्स को, तो टैंक इधर वाले टैंक से इधर पानी फ्लो करेगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा। लेट सपोज यहाँ पे देखो ना, जैसे ये एक टैंक हो गया, ठीक है, इसमें पूरा ऊपर तक पानी है, ठीक, और यहाँ पे भी एक टैंक है जिसमें पानी जो है यहाँ तक है। तो अगर मैं इनको बीच से एक पाइप से ज्वाइन करा दूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा। तो आप बोलोगे सर भैया पानी जो है इसमें हाई लेवल पे है, यहाँ पे ए टैंक में पानी हाई लेवल पे है और बी टैंक में पानी लो लेवल पे है, तो भैया किसी भी चीज का फ्लो किधर से किधर होगा, हाई लेवल से लो लेवल तक, यानी पानी फ्लो कहाँ से करेगा, हाई लेवल टू लो लेवल। पानी का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे पानी का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, हाई से लो की तरफ, तो ऐसे ही मैं पूछूं भैया कि भैया अगर इस सर्किट के अंदर बैटरी के एक एंड पे हाई पोटेंशियल है, दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल है, तो इस सर्किट के अंदर भैया पानी थोड़ा फ्लो करेगा। सर्किट के अंदर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना भैया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे निगेटिव यानी लो पोटेंशियल है। तो इस सर्किट के अंदर करंट की दिशा क्या होगी, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो जैसे पानी हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा था, ऐसा ही करंट भी सर्किट के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यानी करंट जो होता है, करंट, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं एक सेकेंड, करंट जो होता है भैया, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, करंट ऑलवेज flows from high potential to low potential। समझ में आ रही बात। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमेशा हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर डायरेक्शन की बात करूँ इस फिगर के अंदर, तो कैसे इसका डायरेक्शन बनाएंगे हम, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो है ये प्लस वाला हाई पोटेंशियल है, माइनस वाला लो पोटेंशियल है। तो जैसे पानी का फ्लो हाई से लो की तरफ, ऐसे ही करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, बैटरी से यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा भैया, हाई से निकलेगा, हाई पोटेंशियल से निकलना शुरू करेगा करंट, स्विच में जाएगा, स्विच से पास होते होते यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब के पास जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब से निकल के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और हाई पोटेंशियल से निकलते हुए यहाँ पे किधर की ओर चला जाएगा, निगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल के पास चला जाएगा। हाई से निकल के लो पोटेंशियल तक ऐसे चला जाएगा। तो भैया करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। करंट जो है यहाँ पे हाई से निकला और घूमते फिरते होते फिर लो पोटेंशियल की तरफ चला गया। तो जैसे भैया अभी हमने बात करा पानी का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ऐसे ही करंट का फ्लो भैया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। क्लियर है बात। तो यही लिखा है भैया, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता चल गया क्या होती है बातें, कि भैया एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसके अलोंग करंट पास करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बात। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझना। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, और यहां पे देखिए क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर, जहां पे एक वायर होगा, स्विच होगा, बैटरी होगा, और रजिस्टर लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कुछ रजिस्टर्स लगे होंगे, along which the current flows is called electric circuit। ठीक समझ में आ रहा है एक बात। ये एक क्लोज्ड पाथ होगा जिसके अंदर क्या होंगे, वायर होगा, स्विच होगा, बैटरी होगा, और बल्ब जैसे कुछ रजिस्टर्स लगे होंगे, और जिसके अंदर से क्या हो, along उसके करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैं उस लाइन को लिख देता हूँ कि करंट जो होता है भैया, ये हमेशा
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। करेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, हाई पोटेंशियल कहाँ होता है? तो भैया हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल के पास, प्लस वाले के पास, और लो पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव वाले के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास। समझ में आ रहा है? तो हमेशा सर्किट के अंदर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी सर्किट के अंदर करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ बातें। अब हम भैया यहाँ पे सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे सर्किट में बैटरी लगा है, एक बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है। तो इन जो भी कंपोनेंट्स हैं फिजिक्स के अंदर, इनका हम एक सिंबल डिफाइन करते हैं कि हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कि मुझे कॉपी में फिजिक्स के डायग्राम बनाने हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने हैं, तो क्या मैं बैटरी को इस बैटरी जैसे यहाँ पे बनाया गया है क्या मैं ऐसे बनाऊंगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं बनाओगे ना। एक आप सिंबल डिफाइन कर देते हो कि भैया बैटरी के लिए ये सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये सिंबल यूज करना है, वायर के लिए ये सिंबल यूज करना है, ठीक है, स्विच के लिए ये सिंबल यूज करना है। तो सबके सिंबल डिफाइन किए गए होते हैं। चलिए एक एक करके उन सिंबल्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको पहले से भी पता होगा कुछ कुछ, बट हम बातें कर लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या उन सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है बल्ब। जो हमने बल्ब को बोला है, तो बल्ब का सिंबल क्या होता है भैया? यहाँ पे ये आपका कोई काम का नहीं, इसको मत ध्यान दो। आप ये देखो, ये लैंप या फिर बल्ब, इसको आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, या फिर कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो बल्ब को आप दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीके से इसके सिंबल्स होते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, वायर को आप कैसे ड्रॉ करोगे? सर्किट का जो वायर है उसको कैसे करोगे? कि स्ट्रेट लाइन से करोगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन से आप वायर को ड्रॉ करोगे, राइट। अच्छा, हमने पढ़ा है कि एमीमीटर क्या करता था फर्स्ट लेक्चर के अंदर? इट मेजर्स द करंट, करंट की वैल्यू बताता था। तो एमीमीटर का सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। ये बस आप देखते चलो, ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, ये काम का नहीं है। वोल्ट मीटर, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, इसका काम नहीं है। ये सारे एडवांस के कुछ आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो ओपन स्विच, यहाँ पे जो ओपन स्विच है, ये स्विच कंप्लीट कब होता है? जब ऐसे स्ट्रेट लाइन पे होता है। जैसे नीचे वाला जो है ये क्लोज स्विच हो चुका है, मतलब स्विच बंद हो चुका है, सर्किट कंप्लीट हो चुका है, करंट फ्लो करेगा। लेकिन ऊपर वाला जो डायग्राम है वो ओपन स्विच है, स्विच जो है हमारा ओपन है, इसका मतलब कि जो करंट है वो सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो स्विच ओपन मतलब स्विच ऑफ है भैया, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो स्विच ओपन है तो उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसे होता है। हमने इस डंटी को क्या करा? डंडे को हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, क्लोज करना है तो इसको नीचे कर दो, तो नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा। तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज स्विच कहलाएगा ये। क्लियर है बात? तो ये सिंबल्स हमको याद रखने हैं। इस ओपन स्विच का सिंबल कैसा होता है, क्लोज स्विच का सिंबल कैसा होता है, वोल्ट मीटर का कैसा होता है, बल्ब का कैसा होता है, मीटर का कैसा होता है, वायर का कैसा होता है। अब बचा है दो चीज हमारे पास, एक सेल और एक बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी का देख लेते हैं। सेल में भैया जी ये होता है सेल का सिंबल, एक बड़ा सा डंडा और एक छोटा सा डंडा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल का सिंबल। बट अगर हम एक से अधिक सेल को कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी में क्या हो जाएगा? दो सेल्स यहाँ पे लगेंगे, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। तो कैसे बैटरी में बनेगा? एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये मिलके एक सेल हो गए। फिर दूसरा सेल कैसे बनाओगे? एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब एक से ज्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो बैटरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये आपको पता ही है ये क्या है? ये क्लोज स्विच है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर देगा, करंट फ्लो करने लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भैया आपको सिंबल्स बस ध्यान रखने हैं। ठीक है, ताकि आगे मैं यूज करूंगा सर्किट के अंदर तो आप पूछोगे ना सर क्या बना दिए आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सर्किट क्या होता है, कंपोनेंट्स की हमने उनके सिंबल्स देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे दो इमेज दिया गया है, एक है ओपन सर्किट और एक है क्लोज सर्किट।
यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखना। ये है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है भैया, ओपन नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, सर्किट ओपन है यानी कि स्विच यहाँ पे ऑफ नहीं है, ये ओपन स्विच है। देखो ना यहाँ पे जो है डॉट बीच में नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे ये डॉट लगा, ये क्लोज्ड स्विच है। यहाँ पे सर्किट क्लोज हो चुका है यानी करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस केस में जो है करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो किस लिए नहीं होगा? बिकॉज ओपन सर्किट है, स्विच भैया हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ये जो डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे डॉट नहीं है, स्विच ओपन है, तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं ओपन सर्किट है। लेकिन क्लोज सर्किट मतलब हमने स्विच को क्या कर दिया? स्विच को हमने क्या कर दिया भैया? क्लोज कर दिया। स्विच को हमने क्लोज कर रखा है, यहाँ पे स्विच क्लोज रखा है हमने, तो स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट हो चुका है, सर्किट क्लोज हो चुका है। तो बैटरी के पास ये पॉजिटिव साइड, ये हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल। अभी हमने बताया कि भैया करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल, यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा और जाके ऐसे, और ये नेगेटिव साइड यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बातें हो गई, बेसिक बातें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से सारे क्वेश्चन जो आपके अगर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, लेट सपोज, तो उसमें से मैक्सिमम जो सवाल जो होंगे ना ओम्स लॉ से रिलेटेड सवाल होंगे। तो ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझ में आए, समझिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ा के रखिएगा अपना। ठीक है, तो ओम्स लॉ समझते हैं बेसिकली। ओम्स लॉ जो है इसको समझाने के लिए मैं 3 यहाँ पे केसेस लूंगा, 3 एग्जाम्पल्स लूंगा, सिंपल, और उन मैं 3 एग्जाम्पल्स के हेल्प से मैं ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट आपको रटाया जाता है उस स्टेटमेंट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान लगा के समझिएगा। केस नंबर 1 में भैया हमारे पास 2 कंटेनर हैं। एक है हमारे पास कंटेनर नंबर 1, कंटेनर मतलब वह ग्लास हो सकता है, कोई वेसल हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है। ये कंटेनर नंबर 1 है, ए है, ये बी है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, 2 कंटेनर्स हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है सर, एक ए है, एक बी है। अब भैया ए के अंदर हमने पानी भर रखा है और बी के अंदर भी पानी भर रखा है। दोनों में क्या दिख रहा है भैया? पानी का लेवल कैसा है? सेम है कि अलग है? भैया ए में जो पानी का लेवल है वही लेवल क्या है? बी के अंदर भी है। जितना हाइट तक हमने ए में पानी भर रखा है उतना ही हमने हाइट तक बी में भी पानी भर रखा है। दोनों का लेवल सेम है। तो लेवल सेम है और हमने दोनों को यहाँ पे बीच से एक पाइप से कनेक्ट कर रखा ताकि पानी का बीच से फ्लो हो सके, ए से बी में या फिर बी से ए में पानी फ्लो कर सके। ठीक है, तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल करना चाहता हूँ कि भैया इस केस में जहाँ पे 2 कंटेनर्स के अंदर पानी का लेवल सेम है तो क्या यहाँ पे पानी का फ्लो होगा क्या ए और बी कंटेनर के बीच में? क्या पानी फ्लो करेगा क्या इनके बीच में? तो आप बोलेगा नहीं सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? बिकॉज यहाँ पे जो लेवल का डिफरेंस है ये 0 है, यानी इनका लेवल सेम है, सेम लेवल पे पानी। इसमें भी हमने यहाँ तक पानी भर रखा है, इसमें भी हमने यहाँ तक पानी भर रखा है, तो पानी का लेवल सेम है। डेट्स वाई हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन क्या हो कि जब मैं क्या करूं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस कर दो। जैसे लेवल सेम है, मैं एक को हल्का बढ़ा दूं, पानी भर दूं ज्यादा, और एक का पानी कम कर दूं, लेवल डिफरेंस आते ही क्या होगा? पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको भी समझते हैं ध्यान से। तो पहले मैं इसको डील करता हूँ, केस 1 को। तो वाटर विल नॉट फ्लो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, आपने यही कहा कि भैया यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं होगा। ठीक है, केस नंबर 2 बोलते हैं। केस नंबर 2 में भैया क्या किया हमने कि भैया एक कंटेनर के अंदर जो था हमने बाहर से कुछ पानी ऐड कर दिया हल्का सा, तो लेवल का क्या हो गया? यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया ए में, और बी में क्या हो गया? पानी का लेवल उतना ही है। तो भैया यहाँ पे जो है लेवल का डिफरेंस आ चुका है, ए में पानी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया और बी का उतना ही पानी, यानी इनके बीच में लेवल डिफरेंस आ जाएगा है पानी का। तो जैसे ही लेवल डिफरेंस आया तो पानी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? ए से बी की तरफ या फिर बी से ए की तरफ? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि किधर होगा? ए से बी में पानी जाएगा या फिर बी से ए में जाएगा? तो आप बोलोगे सर किसी भी चीज का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। जैसे करंट हाई से लो की तरफ फ्लो किया था, तो ऐसे ही पानी भी क्या करेगा? हाई लेवल से लो की तरफ फ्लो करेगा। तो यानी कि ए से बी की तरफ पानी जाएगा, समझ में आ रहा है? ए से बी की तरफ पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। पानी का फ्लो हल्का मात्रा में, कम अमाउंट में पानी फ्लो करेगा
ए से बी की तरफ, लेकिन पानी का फ्लो हो रहा है, बस स्मॉल अमाउंट में जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने ए के अंदर और पानी भर दिया। ये लो, हमने थर्ड केस में ए के अंदर और पानी भर दिया। तो जैसे ही हमने और पानी डाल लिया, ए का जो लेवल है ये और इंक्रीज कर गया, बी का लेवल इतना ही पे था। ठीक है, दोनों के बीच का जो लेवल डिफरेंस है ये केस नंबर 2 से ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ पे केस नंबर 2 में देखो लेवल डिफरेंस इतना ही है, लेवल का डिफरेंस इतना ही है, इतना ही का अंतर है लेवल में, ये लेवल सेम था। लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में देखो भैया, यहाँ पे लेवल डिफरेंस क्या हो चुका है, पहले से ये सेम लेवल पे थे और अभी क्या हो चुका है, इतना हो चुका है, लेवल डिफरेंस पहले से क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पर भी पानी का फ्लो होगा, बट यहाँ पे पानी का फ्लो ज्यादा होगा। केस नंबर 2 से पानी ज्यादा फ्लो करेगा कि नहीं करेगा भैया? यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में फ्लो हुआ था, लेकिन यहाँ पे लेवल डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो ज्यादा ज्यादा पानी का फ्लो होगा ना। समझ में आ रहा है बात? तो यही लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे जो होगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ ज्यादा अमाउंट में पानी फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो अभी हमने 3 केसेस देखे। अगर पानी का लेवल सेम है, यानी लेवल डिफरेंस 0 है, तो पानी का फ्लो होगा ही नहीं। अगर लेवल डिफरेंस हमने हल्का इंक्रीज कर दिया, तो पानी का फ्लो हल्का स्मॉल अमाउंट में ए से बी की तरफ पानी जाएगा। थर्ड केस में हमने पानी का लेवल और बढ़ा दिया, तो पानी का जो फ्लो है ये भी बढ़ गया। समझ रहे हो बात? अगर मैं फोर्थ केस बना दूं कि मैं पानी का लेवल और इंक्रीज कर दूं, तो और ज्यादा पानी फ्लो करेगा, और इंक्रीज लेवल कर दो डिफरेंस, तो और पानी फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमने लेवल का डिफरेंस बढ़ाते गया, ऐसे ऐसे जो फ्लो ऑफ वाटर है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक चीज कि जो है फ्लो ऑफ वाटर जो है यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है सिंबल जिसको मैथ्स में यूज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल का मतलब यही होता है। तो भैया फ्लो ऑफ वाटर जो है ये लेवल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमने लेवल बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है फ्लो ऑफ पानी जो है, पानी का जो फ्लो है ये भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं लेवल डिफरेंस कम कर दूंगा तो पानी कम फ्लो करेगा, लेवल डिफरेंस बढ़ा दूंगा तो पानी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तो इसी केस को यहाँ पे देखते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल डिफरेंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे की तरफ। फ्लो ऑफ वाटर जो है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पे यही चीज लिखा है, फ्लो ऑफ वाटर जो है, पानी का जो फ्लो हो रहा है ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेवल डिफरेंस के। लेवल डिफरेंस, जैसे जैसे लेवल डिफरेंस बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे पानी का जो फ्लो है ये भी बढ़ रहा था। समझ में आ रहा बात? तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे कंटेनर्स के बीच में लेवल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे थे, तो पानी का फ्लो इंक्रीज कर रहा था। सिमिलरली भैया हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डील करना है, सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलरली इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर भैया यहाँ पे कैसा डिफरेंस होगा, यहाँ पे पानी के केस में क्या था, लेवल का डिफरेंस था। लेकिन हम सर्किट की बात करेंगे, सर्किट में किसका डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का लेवल होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो फ्लो है ये लेवल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional to the applied potential difference। जैसे फ्लो ऑफ वाटर लेवल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली सर्किट में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और किसका डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो जैसे फ्लो ऑफ वाटर लेवल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही जो है फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मेरा जो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे यहाँ पे हमने देखा फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल डिफरेंस, सिमिलरली करंट का जो फ्लो है ये भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल
डिफरेंस। तो भैया ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो लिखा है स्टेटमेंट, इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। यही आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो ओम्स लॉ कुछ है ही नहीं, ये बोलता है कि भैया सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दोगे करंट का फ्लो कम होगा। जैसे पानी के लेवल का डिफरेंस हमने कम किया, पानी का फ्लो कम हो गया, लेवल डिफरेंस बढ़ा दिया, पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया। सिमिलरली करंट के साथ होता है। क्लियर है बात? तो यही होता है ओम्स लॉ। देख लेते हैं स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। क्या कहता है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट? भैया ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका कोई ध्यान मतलब नहीं रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, मेन चीज यहाँ से है, द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यह सर्किट के अंदर जो करंट हमारा फ्लो करता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने सर्किट को दे रखा है, अप्लाई कर रखा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मान लो लेट सपोज कि मैं बात करता हूँ, ये सिंपल सा सर्किट बना लेता है। ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये मेरा सर्किट हो गया, सिंपल सा एक सर्किट। ये बल्ब हो गया, और ये हमने यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी लगा दिया है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भैया इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव साइड। ठीक है, ये बड़ी जो डंटी होती है ना, इस साइड पॉजिटिव साइड होता है, और जो छोटी वाली डंटी होती है ना, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। ठीक है, करंट लिख लेगा, ऐसे जाएगा। तो बोलता है कि भैया जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है ना, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करंट का भैया सिंबल पढ़ाए थे I, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? V। तो भैया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो भैया करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर V हम कम कर देंगे तो I यानी करंट जो होगा ये भी क्या हो जाएगा? सर्किट के अंदर कम फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसी चीज़ को मैं अगर चाहूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स करके, कि अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो बोल सकते हैं कि V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा हमने उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अब हम क्या करते हैं, इस जो सिंबल है ना प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, ये रूल होता है कि जब भी हम इस सिंबल को हटाना चाहते हैं, इस सिंबल को हटाकर हम इक्वालिटी का सिंबल लाना चाहते हैं, तो सिंबल लाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंबल को हटा के यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल लगा देता हूँ, और ये आई एज इट इज। बट हमने भैया इस सिंबल को हटाया है, इक्वालिटी को लगाया है, तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं उस कांस्टेंट को यहाँ पे आर बोल देता हूँ। तो आर इज कॉल्ड कांस्टेंट, आर इज कॉल्ड here R is constant। R जो है एक कांस्टेंट है, जो कि हमने कब लगाया? बिकॉज हमने इस सिंबल को हटाया है और इक्वलिटी का सिंबल लगाया है, तो इसलिए भैया हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है जिसको हमने R बोला है। और R को भैया हम क्या बोलते हैं? R इज कांस्टेंट, और इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना काम नहीं है। बस आप ऐसे समझो कि R एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने कैसे लाया है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है उसको हटा के हमने इक्वलिटी का सिंबल लगाया है, उसी वजह से भैया R यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे मेन जो आपका स्टेटमेंट, जो आपका एक फॉर्मूला बनता है ना बढ़िया सा, वो फॉर्मूला ये है, ये वाला, V इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू I इंटू R। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी आते हैं, तो उन सवाल को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस R के बारे में बताएंगे कि भैया ये जो R है जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अभी के लिए बस आप समझो कि R एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो चलो सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले एक ग्राफ देख लेते हैं, सिंपल सा ग्राफ है कि भैया ग्राफ बिटवीन V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो लेट सपोज ये मेरा Y एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा Y एक्सिस है, और ये मेरा X एक्सिस है, ये दिस इज हमारे पास X एक्सिस, और दिस इज Y एक्सिस। Y एक्सिस पे भैया क्या है? Y है, सॉरी Y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे V रख देना है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Y एक्सिस पे क्या होगा? V होगा, V होगा, और यहाँ पे क्या होगा? करंट होगा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ग्राफ जो होता है v और i का, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यानी ग्राफ जो बनेगा मेरा, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। एक सेकेंड, क्रॉस मत बोलो। ये जो ग्राफ बनेगा भैया इस प्रकार से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसा होता है? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है, इस पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको नॉलेज में रखना है कि v और i का जो ग्राफ बनता है वो हमको स्ट्रेट लाइन दिखता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है ना, इसका अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हमको स्लोप क्या दे देगा? रेजिस्टेंस दे देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो हमको क्या दे देगा? गिव्स रेजिस्टेंस। जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, वो रेजिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगा? इस ग्राफ का जो स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान। इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, ये स्लोप क्या दे देगा हमको? रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। आपको बस इतना नॉलेज रखना है, इस पर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना। आप जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं सवाल के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया एक सर्किट जो है कंटेन्स 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ लाइट बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, फाइंड द करंट। तो भैया गिवन लिख देते हैं पहले, क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या दिया है कि भैया एक बैटरी है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट। ठीक है, एक बल्ब है हमारे पास, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। यानी आर की वैल्यू कितना है? 5 ओम। हाँ, एक चीज छूट गया था भैया, यहाँ पे देख लेना कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका जो एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमको पढ़ाना भी है आगे, बट अभी जान लो बस, ये ओम होता है, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम होता है रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ओम, मतलब ये रेजिस्टेंस का, ये ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट है। तो V दे रखा है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। हमसे पूछा है कि भैया करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आपने अभी पढ़ा है V इक्वल्स टू आई इंटू आर का एक रिलेशन। तो भैया V कितना है? 12 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है ये फाइंड करना है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। समझ में आ रहा है? तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 12 अपॉन 5, ये कट के 5 टू 10 और 0.4, ये करंट फाइंड करा है। करंट का सिंबल क्या, सॉरी एस यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यानी कि 2.4 एम्पियर मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ डज द करंट चेंजेस इन द सर्किट फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज व्हेन रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरा क्या हो जाए, व्हेन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है अगर इंक्रीज करने लगे, लेकिन करंट पे क्या असर पड़ेगा अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है कांस्टेंट होगा। तो भी हमने अभी रिलेशन पढ़ा है V इक्वल्स टू आई इंटू आर का। तो हमसे पूछा क्या है? करंट पे क्या असर पड़ रहा है? आर का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करते हैं? आई यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आई इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो भैया V जो है ये कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन के अंदर, V इज कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कांस्टेंट मतलब ये फिक्स्ड हो चुका है। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे जो इनके बीच का रिलेशन है, I और R के बीच का जो रिलेशन है, ये कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है कि इनवर्सली का। तो आप बोलोगे सर इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर R का वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। तो आई इज हेयर, लिख देते हैं हेयर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भैया करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देन करंट जो होगा मेरा, करंट विल डिक्रीज।
करंट जो होगा ये डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं, अ सर्टेन रेजिस्टेंस है हैव 10 एम्पियर ऑफ करंट, करंट कितना दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर दे रखा है करंट। ठीक है, गिवन लिख रहे हैं यहाँ पे, गिवन करंट दे रखा है व्हेन 50 वोल्ट ऑफ सोर्स इज अप्लाइड, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 50 वोल्ट। पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो भैया सिंपल सवाल वहीं पे है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर के ऊपर। ठीक है, V का वैल्यू 50 है, इक्वल्स टू करंट का वैल्यू 10 दे रखा है इंटू आर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, और हमने अभी बोला है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है ओम होता है, तो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है बात? तो आई होप आपको सब टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि भैया हमने सर्किट के बारे में बात करा, हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करा, ओम्स लॉ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया V इक्वल्स टू आई इंटू आर, इसके ऊपर हमने सवाल प्रैक्टिस किए, राइट। तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा। आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है, रेजिस्टेंस को एक नया चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।